गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अब हम कर रहे थे रिवीजन और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। इसके बारे में हम जानेंगे और आपकी रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। उसके बाद में आपके मंडे से जो है आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और इसके बाद में मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको अनसॉर्ट पेपर मैं आपको दूंगी, तो आपके जैसे ही मंथली टेस्ट ओपन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको अनसॉर्ट पेपर आपकी वीडियो में दिया करूँगी। ठीक है। अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं तब तो आपको स्कूल में ही सॉल्व कराऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो में उसको बताऊंगी। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को वीडियो देखना है, अपने वर्क को कंप्लीट रखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक श्वसन तंत्र। इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। श्वसन तंत्र का अर्थ, शरीर के अंदर होने वाली जो हमारी सभी क्रियाएं के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों को तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को ही क्या कहा जाता है? प्राणवायु भी माना जाता है, क्योंकि अगर हमें वही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहा गया है? प्राणवायु माना जाता है। ऑक्सीजन ही जो है वो हमारे रक्त को शुद्ध करती है और वह ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हम निरंतर वायु को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। वायु जब विशिष्ट अंग यानी कि हमारे जो फेफड़ों के अंदर पहुंचती है तो वहां से इसमें ऑक्सीजन जो है वो रुधिर में चली जाती है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, आपको याद होगा कि ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे अंदर कुछ और गैसें भी जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, नाइट्रोजन है ना। ये सारी गैसें भी हमारे अंदर जाती हैं और कितनी मात्रा में जाती हैं। तो इसी तरीके से जबकि इसमें उपस्थित जो दूषित गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोशिकाओं में बनी थी, सांस द्वारा वायु में आ जाती है। श्वास को भीतर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन। और बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। आप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अंतःश्वसन से आप क्या समझते हो? तो जो हम सांस को अंदर खींचते हैं यानी कि अंदर से अंतःश्वसन और बाहर निकालते हैं तो निःश्वसन। ठीक है। तो इसी सम्मिलित रूप में ये क्रिया यानी कि अंदर लेना और बाहर छोड़ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? श्वसन क्रिया। इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान करने या कराने वाले, इस कार्य में सहायता करने वाले अंगों को जो इस कार्य में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़े हैं वगैरह है ना, हमारे जो श्वसनांग, इनको क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। तो इन श्वसनांग से सम्मिलित रूप से श्वसन के लिए कार्य करते हैं, तो ये श्वसन तंत्र कहलाते हैं। अब श्वसन का महत्व क्या होता है? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार लकड़ी व कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या है? एक जलने वाली भी गैस होती है और बहुत ही ज्वलनशील होती है। ठीक है। उसी प्रकार शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाले, जो हमें भोजन से प्राप्त वसा कार्बोहाइड्रेट को ये पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप शरीर को गर्मी व शक्ति भी यही प्रदान करती है और शरीर की कोशिकाएं कार्य करने में समर्थ हो जाती हैं। इस प्रकार श्वसन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारी जो पेशियों और पाचक रस की उत्पत्ति का शरीर विकास श्वसन क्रिया पर ही हमारे निर्भर होता है। अब श्वसन तंत्र के अंग यानी कि हमारे जो श्वसन अनांग हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य में सबसे प्रमुख तो आपके श्वसनांग फेफड़े होते हैं, यानी कि आपके लंग्स होते हैं। उनके सहायक अंग होती हैं आपकी नासिका, नासा मार्ग, यानी कि आपकी नासिका के द्वारा, यानी कि आपकी नास के द्वारा और आपके नासा मार्ग के द्वारा, या फिर आपके कंठ या स्वर यंत्र या फिर श्वास नाल, ये सब इसके जरिए ही जो है ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। तो ये सब इसके क्या होते हैं? ये सब इसके सहायक अंग होते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी मुख गुहा, आपकी गृहस्थनी, तंतुपट, बक्षीय कठहरा भी इसके सहायक अंग होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला आपका नासा गुहा, ये पहले एक पिक्चर्स में देख लीजिए। जैसे कि आपके ये है, ये आपके फेफड़े हैं। ठीक है। तो आप जब सांस लेते हो तो आपकी सांस जो है आपके नाक से जाती है अंदर, तो सांस नाक के द्वारा आपकी देखिए नास गुहा जब ऊपर जाती है तो ये नास गुहा से लेकर आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे ये फेफड़ों तक पहुंचती है।
ग्रसनी जाने कि हमारे मुंह के अंदर से भी इस तरीके से जाती है ना। घाटी जो हमारी यहाँ पे घाटी होती है उससे होती है। श्वास नली आपकी ये सांस नली होती है, इसके जरिए जाती है, तो ये भी सहायक अंग हो गए है ना। और आपकी ये देखिए कंठ है आपका, कूपिकाएं जाने की जब हमारी ये फेफड़ों में जाती है तो ये जो आपका पार्ट दे रखा है ये आपकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये आपका जो नीचे दिया है ये जब हमारे फेफड़े, यही हमारा सहायक होता है सांस लेने और छोड़ने में। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि जब हम ये जो ऊपर को जब हमारे फेफड़ों में क्या होती है, इतनी ताकत नहीं होती है, तो ये जो डायफ्राम होता है ये जब ऊपर को धक्का देता है यानी कि ऊपर को पुश करता है तब हम सांस को छोड़ते हैं, और जब ये हम सांस को लेते हैं तो ये नीचे को जाता है, फिर ये ऊपर को जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे सांस लेने और छोड़ने में, यानी कि श्वसन क्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण सहायक अंग होता है, ठीक है। ये क्या, डायफ्राम। अब बात करते हैं हम नासा गुहा की, यानी कि नाक के नथुने। नासिका हमारे चेहरे पर स्थित होती है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। यदि इसके अंदर झाँक कर देखा जाए तो आपको नासापट स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये नासापट नासिका के अंदर की गुहा को 2 भागों में बांटता है। नासिका का अगला भाग जो है वो उपास्थि कहलाता है और पिछला भाग अस्थियों द्वारा बना होता है। नासा गुहा के पीछे टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार एक रास्ता होता है, क्योंकि इस मार्ग में विभिन्न प्रकार की उभरी हुई क्या होती हैं, अस्थियां होती हैं। इस नासा मार्ग पर श्लेष्मिक झिल्ली की परत चढ़ी रहती है और इस श्लेष्मिक झिल्ली से चिकना पतला चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है। जैसे कि जब हम अपने नोज में देखते हैं तो एक चिपचिपा सा जो पदार्थ निकलता है वो उसी श्लेष्मिक झिल्ली से निकलता है, जिससे कि नासिका मार्ग कैसा रहता है, हमारा चिकना रहता है। और नासा गुहा में जो छोटे छोटे बाल आपने देखे होंगे कि सबकी नाक में हल्के से अंदर अंदर बाल देखे होंगे, तो ये बाल जो होते हैं वो हमारे नाक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक छलनी का कार्य करते हैं। इन बालों का कार्य क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु में रहने वाले जो धूल कण होते हैं या फिर रोग के जो कीटाणु आदि को ये बाहरी रोक लेता है, यानी कि ये बाल हैं और इसमें जब कीटाणु आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपके इसके साथ ही नाक में आपके रक्त कोशिकाएं अंदर आने वाली वायु के ताप को शरीर के तापमान में बदल देती है। अब बाहर से तापमान किस तरीके से आ रहा है, वायु का तापमान किस तरीके से है, लेकिन जब ये इसके टच में आता है तो हमारी जो अंदर का जो शरीर का तापमान होता है उसमें ये चेंज हो जाती हैं। इस लसलसे पदार्थ में भी रुधिर की भांति फेंगासाइटस होते हैं, जिसका कार्य जो है वो नासा मार्ग में पहुंचे जीवाणुओं को नष्ट करना होता है और नाक के नथुनी में नाक ऑक्सीजन जो है पहुंचकर शुद्ध हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें जो है नाक से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसको लेते हैं तो वह छनकर बिल्कुल शुद्ध होकर हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। इधर इसके अतिरिक्त अगर हम मुख के द्वारा वायु के प्रवेश या वायु के निकलने का मार्ग किसी विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए, मान लीजिए हमारी नाक बंद है या फिर कोई जुकाम है या सूजन है, तब हम मुख से सांस लेते हैं, तो नाक द्वारा सांस लेने की प्रकृति ने अच्छा प्रबंध किया है। यदि सांस नाक के साथ पर मुख से लिया जाएगा तो शरीर को लाभ की अपेक्षा हानि होगी। क्यों होगी? एक तो हमारे मुख में जो है वायु शुद्ध करने की कोई जगह नहीं होती, डायरेक्ट हमारे मुंह से वायु जाएगी और उसके साथ साथ कई सारे कीटाणु वगैरह भी हमारे सांस के अंदर चले जाएंगे, जिससे व्यक्तियों के फेफड़ों में क्या हो जाएगी, गंदगी और कीटाणु पहुंच जाएंगे। ये आपकी पिक्चर दी है ऊपरी श्वसन क्रिया की, ये नाक का ये पीछे का पार्ट दिया है आपका स्वर पटक, स्वर यंत्र, श्वास नली, यानी कि नासिका गैर जब यहाँ से सांस जाती है तो इस तरीके से इन सब पार्टों से होती हुई जाती है, ठीक है। इसके बाद में है आपका गला या कंठ, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि गला और कंठ है, आपका श्वास नली है इस, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों को सिलेबस बताया गया है और अच्छे से उनको याद कर लेंगे और चैप्टर के बीच में से भी आपको क्वेश्चंस याद करने हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता ही है मैं 30 क्वेश्चन आपको कहाँ से दूंगी, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को रीड करना है, जितना भी मैंने आपको कराया है वो सब लर्न करना है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।